हिंदी फिल्म का एक बहुत मशहूर गाना है, शायद आपको भी याद होगा। धुन के साथ, राग के साथ तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन लाइनें मुझे जरूर याद है। और उसमें ये लाइनें हो सकता है नीतीश कुमार की तरफ से आए कि अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। गाए बगाए नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे तो ये गाना गा ही रहे होंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, विपक्षी इंडिया गठबंधन एक एक करके उनके साथी बिछड़ते जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद अब मुश्किल लोकसभा चुनाव के लिए 2-2.5 महीने का ही वक्त बचा है, और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया है, जिसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा। अब जल्दी से 2 तस्वीरें आपके सामने दिखाते हैं, फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो 2024 के चुनाव से पहले ही हांफता नजर आ रहा है, जिसकी पहल पर विपक्षी गठबंधन बना। जो अगुआ नीतीश कुमार बने, अगुआ ही गायब हो गए। नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे युद्ध शुरू होने से पहले ही वजीर अपना पाला बदल ले। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जिनका टारगेट है तीसरी बार बीजेपी को 400 पार कैसे पहुंचाया जाए। और शायद पीएम मोदी पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार मेजॉरिटी के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो जाएं। और अब एनडीए के कई नेताओं का यह भी कहना है कि इंडिया गठबंधन तो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। गिरिराज सिंह का एक बयान सुनवाते हैं, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान भी सुनिए, और प्रहलाद जोशी का बयान भी आपको सुनवाते हैं। ने लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। जिसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है, आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बैठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की। इंडिया लाइन में अवसर बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, आरजेडी है और कांग्रेस है। ये भ्रष्टाचार का ये पूरा सब परिधि पार कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रह रहे हैं। तो इसका कारण हम तो नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में है, युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। कैसे, जरा डिटेल से आपको बताते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में राम लहर पैदा हो गई है, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के साथ बनी रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन मोदी सरकार ने समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इसके जरिए बीजेपी ने पिछड़े वर्ग और खासकर उसमें भी अत्यंत पिछड़ी जातियों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी अब जल्द ही दलित समुदाय को साधने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता दलित समुदाय तक पहुंचेंगे और उनके हित के लिए मोदी सरकार के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देंगे। आज तो बीजेपी ने 23 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट भी जारी कर दी, यानी मोदी 2 कदम आगे, बाकी सब पीछे हैं। यह बीजेपी की तैयारी है जो बड़े स्तर पर नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में बिखराव दिख रहा है, गठबंधन में फूट का डर दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि एनडीए के आगे विपक्षी दल अभी से सरेंडर कर रहे हों। और उसकी बानगी आपको दिखाएं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद भी की थी, और इनके ही अब यू टर्न लेने की खबरें पुख्ता हो चुकी हैं। बीते साल ही पटना में विपक्षी दलों का जुटान नीतीश ने किया था, लेकिन जब चुनाव एकदम सिर पर आ गया तो नीतीश ही पाला बदलने जा रहे हैं। यह विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं तो और क्या है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने, चुनावी पंडितों की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने नीतीश बड़ी चुनौती पेश कर सकते थे। नीतीश ने ही सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया। सभी नेताओं को एक मंच पर लेकर आए। नीतीश ने ही ममता बनर्जी और अखिलेश
यादव को कांग्रेस के साथ लाने पर राजी भी किया। नीतीश कुमार ने ही देश भर की 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1 वर्सेस 1 कैंडिडेट उतारने का फॉर्मूला दिया और इस पर काम भी कर रहे थे। और चुनावी पंडित यह मानते भी हैं कि 1 to 1 कैंडिडेट नीतीश कुमार का फॉर्मूला अगर लागू किया जाता तो इससे एनडीए वर्सेस इंडिया का मुकाबला खड़ा हो सकता था। इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो। मैं ये किसी के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पक्ष एक बात वो कहते हैं लेकिन अचानक दूसरी बात कर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला। तो नीतीश कुमार पर सीधा हमला कर रहे हैं संजय राउत, पलटू राम बता रहे हैं। और ऐसा नहीं नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की नाव में पहला छेद किया हो। इसमें अगला नाम आता है ममता बनर्जी का। जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में आने वाली थी, पहुंचने वाली थी, उससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी टीएमसी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उनके इस ऐलान को कांग्रेस ने स्पीड ब्रेकर बताकर यह जताने की कोशिश की कि दीदी को जल्द बना लिया जाएगा। लेकिन दीदी के तेवरों से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि दीदी मानने वाली हैं या दीदी बंगाल का इलाका छोड़ने वाली हैं। दीदी ऐसा करेंगी नहीं। सिर्फ नीतीश और ममता ही क्यों, आम आदमी पार्टी भी विपक्षी गठबंधन की नाव में छेद करती दिख रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा, आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों को जीतेगी, लड़ेगी। और मान इतना बड़ा ऐलान तो खुद नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सहमति तो जरूर ली होगी और उनकी सहमति के बगैर आम आदमी पार्टी में कोई फैसला होता नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस से अपने लिए लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। और कुछ ऐसा ही हाल केरल का भी है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। सूबे में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ, लेफ्ट की एलडीएफ एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। कांग्रेस और लेफ्ट जब पहले से भी बंगाल में हाथ मिला चुके थे, तब भी केरल में वे एक दूसरे से दूर दूर ही रहे थे। और इस बार भी राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ही मुकाबला दिख रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में दोनों गलबैयां कर रहे हैं। यानी केरल में विपक्षी गठबंधन इंडिया न कागज पर दिखेगा और न ही जमीन पर। इसी तरह चलिए उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें देने की बात कही है। यहां मायावती पहले साफ कर चुकी है कि विपक्षी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के आरएलडी भले ही कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहे हों, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात बनती नहीं दिख रही है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस का इंतजार किए बिना जयंत चौधरी के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया। तो कहां रह गया गठबंधन? किस बात का गठबंधन, किस बात की सीट शेयरिंग, किस बात का फॉर्मूला? सब खत्म। इसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक ट्वीट गौर करने लायक है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। हालांकि शुरुआत धरातल पर कितनी कारगर साबित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। यानी अखिलेश यादव भी इस पर अगर मगर के साथ चल रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, 48 सीटें। यहां महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। लेकिन यहां सीट शेयरिंग पर पेच कितनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी वजह से कांग्रेस के एक युवा चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का दामन थाम लिया, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह इस्तीफा दिया, दोपहर बाद पार्टी ज्वाइन कर ली एकनाथ शिंदे के साथ जाकर। देवड़ा जिस मुंबई साउथ सीट से लड़ना चाह रहे थे, उस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दावा ठोक रखा था। 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना अकेले अपने लिए 23 सीटों पर अड़ी हुई है। जाहिर है महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का मामला बहुत उलझा हुआ है और ऐसे में लगता है कि विपक्षी गठबंधन की फिल्म रिलीज होने से पहले ही पिट जाएगी। और अगर रिलीज हुई भी तो यह फिल्म चल पाएगी, इसको लेकर भी कोई गारंटी नहीं है।